जय सुयाणपभो तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महप्पा महावीरो सच्चिदानन्दसम्पूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शङ्खेश्वर पुरोत्तंसं पार्श्वनाथं नमाम्यहम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। श्रीसुधर्मस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आप सभी महानुभाव विरालियम जैन ग्लोबल क्लास में पधारे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 16 मई 2022 दिन सोमवार, विषय काल द्रव, क्लास नंबर 5। पूर्व क्लास की समरी इस प्रकार है। गति का आधार आकाश द्रव्य है और गति सहायक धर्मास्तिकाय होता है। समुद्घात के समय आत्मा के प्रदेश पूरे लोकाकाश में फैल जाते हैं। समुद्घात में 4 समय तक प्रदेश फैलते हैं और 4 समय में आत्मा के प्रदेश संकुचित होते हैं। एक बार आंख खोलकर बंद करने में असंख्यात समय निकल जाते हैं। आत्मा की गति के अनुसार काल की व्यवस्था नहीं होती। आत्मा एक समय में 7 राजु गमन करती है। परमाणु की 2 गति होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अणु और परमाणु दोनों शब्द भले ही अलग अलग हो, परंतु दोनों का अर्थ एक ही है। यहाँ परम शब्द का अर्थ सूक्ष्मता के अर्थ में लेना है। किसी अन्य की गति से काल का मापन होता है, अतः काल अस्तिकाय नहीं है। इस प्रकार हमने पूर्व क्लास की समरी जानी। अब मैं महाराज श्री से निवेदन करता हूँ कि वो कक्षा प्रारंभ करें। धर्मलामा, बहुत धन्यवाद। एक ही होगा समझी, एक ही चाहिए ना, एक ही चाहिए अभी तो। वो 14 लोग दिखा दे। काल के बारे में जो हम विचार विमर्श कर रहे हैं, तो इसमें हमको पहले ये समझना है कि आखिर जो है 14 राजलोक के इतने बड़े विशाल लोक के अंदर हमको पहले ये देखना है कि गति कारक ऐसे तत्व कौन से हैं, द्रव्य कौन से हैं। तो हमको जो देखना है इसके अंदर, अब क्या क्या देख सकते हैं। जो गति करने वाले हैं, उन गतियों के आधार पर काल का मापन होगा, काल की गणना होगी। ये बात तो निश्चित हो गई। तो हम ऐसे कौन से द्रव्य हैं जिनकी गति कारकता निरंतर हो, नियमित हो, नियत हो, अखंड हो और त्रैकालिक नित्य हो। बोलिए अमन जी, ये 5 शब्द बोलेंगे आप। गति कारक उनकी गति नियमित हो, निश्चित हो, अखंड हो। चलो, बहुत अच्छा है, धन्यवाद। मैं तो आपको ही ज्यादा एक्सपर्ट समझता था। अजय मेहता जी बोलिए। ऐसा कोई तत्व हो जो नियत हो, निरंतर हो, निश्चित हो और तीनों काल में हो। हाँ जी, अब ये बात आप समझ रहे हैं। 14 लोक का नक्शा आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। पूरा लोक जो स्वरूप है, जिस तरह से है, अब ये सभी जानते हैं अच्छी तरह से। हमने बार बार इसको देखा भी है, लेकिन अब इनके अंदर आपको ढूंढ के निकालनी है। ये अभी 5 शब्द जो बोले हैं विशेषणवाची, ऐसी कौन सी गति, ऐसी किसकी गति, किस प्रकार की गति
और उसमें ये पांचों विशेषण बैठने चाहिए। तो ये हम कैसे समझे, पहले इसकी बात चल रही है। तो पूरे लोक के अंदर ऐसे गति कारक कौन कौन से द्रव्य हैं, या गति जिनके अंदर भी गति आपको दिखाई दे साहब, वैसे कौन कौन से हैं। तो इनको अगर हम समझने जाएं तो भी हमको ये ख्याल आ जाएगा कि इनके अंदर पूरे 14 लोक के अंदर हम पूरी तरह से देखेंगे। 3 विभाग आप कर लीजिए। अब ऊर्ध्वलोक में, अधोलोक में, मध्यलोक में, तीनों लोक के अंदर जिनकी हम बात विशेष रूप से करना चाहते हैं, वो ऐसे गति कारक द्रव्य कौन से हैं, किस किस प्रकार के द्रव्य हैं जिनके कारण हम एक गति को समझें साहब। हाँ जी, अभी आप इस पर मत देखिए, मैं बोलूँ लिखते जाइए साहब, तो आपको जल्दी से गति का भी ख्याल आ जाएगा। बंद करने को। हाँ जी, अब ये गति कारक द्रव्यों के अंदर किनकी गति कैसी है साहब, तो ये हमें जो देखना है। अब आप एक समझिए कि ऐसे वायु की गति, ऐसी कोई वायु की गति हमको मिलेगी? वायु की गति है। फिर देखिए अग्नि ज्वाला की गति, द फ्लेम, जो उसकी भी गति होती है। तो क्या ऐसी गति आपने देखा है? नंबर 2, अब आप देखिए नंबर 3 जो है, जिसका हमने थोड़ा सा पहले जिक्र किया था। अब ध्वनि की गति है, प्रकाश की गति है। आप देखते जाइए। इसी तरह से ये जो है हम ये देते नदी के पानी की गति। नदी के पानी की गति, क्या इस प्रकार की ऐसी गति संभव है क्या? इनके बारे में देखिए आप। अब इसी तरह से जो है आज के आधुनिक विज्ञान के हिसाब से चलिए आप, ये जो है मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी जो है पृथ्वी की गति हो रहा है, दिखाई दे रहा है। या फिर आप समझिए कि परमाणु की गति, आप ये समझिए जीवात्मा की गति। आप इसी तरह से समझते जाइए समुद्र की लहरों में, अब ये है ग्रह नक्षत्र आदि। हाँ जी, अब आप समझते जाइए इनकी गति के अंदर एक एक पर विचार करते जाइए। अब हम पहले आप देखिए वायु की गति। वायु की गति स्वाभाविक है, सहज है। वायु गतिशील है साहब, ना नहीं है। लेकिन हमें ये 5 एडजेक्टिव बैठा करके बरोबर जो है उसका एग्जामिनेशन करना है कि क्या सही है, क्या ऐसी गति बैठ सकती है, क्या वायु की गति निरंतर, अखंड, नियत, कांस्टेंट, नित्य, त्रैकालिक, शाश्वत। अब उसको हम मापेंगे कैसे, उसका मापन कैसे करना साहब, थोड़ा सा ध्यान देना। तो हम कभी कभी तो देखते हैं कि आंधी तूफान आ गया तो हवा इतनी तेज है, कभी आपने देखा है 180 किलोमीटर के, कभी देखा है 200 किलोमीटर के हिसाब से,
तो ये जो हम मापन करते हैं ये मौसम विभाग भी करता है। तो कैसे करता है ये मापन, कैसे होता है, किस तरह से, कब 180 की हो, कब 200 की हो, कहीं पर स्टॉर्म आता है तो शायद जो है 90 की और कभी 80 की, कभी समुद्र के ऊपर कभी, तो उसके अंदर एक तरह की कांस्टेंट नहीं हो सकती। मेरे को निकाल के दे दे बस, मैं अभी दे रहे हैं, इसके बाद आएगी। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि सबकी गतियां जो है, तो इसके अंदर अखंड धारा में कांस्टेंट जो है ऐसी गति संभव नहीं है वायु की गति के अंदर। बरोबर है, ख्याल में आ रहा है आपको? अगर आप ये ले लें कि भी चलो अग्नि ज्वाला की गति, अब जो है फ्लेम जिस तरह से होती है और आपने ये देखा कि जिस तरह से ये फ्लेम बन गई, तो क्या इसकी फ्लेम की गति अखंड रहेगी? लेकिन इसको सेट करना पड़ेगा। कितना टाइम? 20 मिनट। हाँ जी, तो ये जो हम गति करते हैं, इन गति के अंदर अगर अग्नि ज्वाला की गति, अब अग्नि का प्रमाण एक छोटे से दीपक का है या अग्नि का प्रमाण बहुत बड़ा है या ज्वाला बहुत बड़ी है, या कभी जो है हवा तेज आ गई तो अग्नि और ज़्यादा फ्लेम हो जाएगी, हवा कम रही तो मंद रहेगी। मतलब अग्नि फ्लेम के अंदर हम इस प्रकार के ये पांचों एडजेक्टिव नहीं बैठा सकते हैं। अब रही बात किसकी, चलिए साहब तीसरा प्रकार लीजिए, ध्वनि की गति। अब ध्वनि की गति जो है जिस तरह से भी है, अगर आप ये देखें कि हमने ध्वनि की गति बनाई और ध्वनि की गति से अगर इस प्रकार से चले लगे, लेकिन पहली बात यह है ध्वनि कौन सी लेनी, किस ध्वनि को आधार बनाएं? क्या हम बादलों की गड़गड़ाहट की गति लें, क्या बिजली के गिरने की आवाज की गति लें, किसकी गति लें? और गति के ध्वनि के अंदर आपको सबको मालूम है डेसिमीटर वगैरह, तो कितने प्रमाण में, कोई बहुत ज़्यादा तेज से बोले तो और कोई स्लो बोले तो, किसकी कौन सी ध्वनि किसको हम मापें कि जो कांस्टेंट गति इस प्रकार की चले, तो वो भी नहीं बैठ रही है बात। अरे ये बात आपको ध्यान में साहब। अब क्या किया है इन्होंने, ये प्रकाश की गति ले रहे हैं, तो यहां पर जैसा कि आपने देखा प्रकाश, अब बात यार है किसका प्रकाश, किसका प्रकाश इतना गतिशील है, निरंतरता रहनी चाहिए, और साथ में हमने जोड़ा है त्रैकालिकता, तीनों काल में, भूतकाल भी अनंत, भविष्य काल में भी अनंत, और इतने अनंत काल तक बिल्कुल एक सरी की, एक जैसी, एक माप की गति होनी चाहिए। तो कैसे होगी ये बात हमको समझना है, समझे कि नहीं? तो ये प्रकाश के अंदर, अब आप ये बोलिए कि लेजर रेस की प्रकाश है या ये बोलिए कि सादे प्रकाश की है, किस प्रकाश की, किसके प्रकाश की इतनी गति ज़्यादा है, हम वो भी नहीं बैठ पाएगा सब। हाँ ये है कि गति, प्रकाश की गति को माप करके, और आजकल जो है जिसको लाइटिंग ईयर्स, सूर्य के चंद्र से गति कितनी है, किस प्रकार होती है, कैसे होती है, वो सब बातें बैठाई जरूर गई है। लेकिन अभी तो मिसाइल्स और रॉकेट्स और ऐसे बन रहे हैं कि प्रकाश की गति या ध्वनि की गति से भी 3 गुने, 4 गुने, 5 गुने तेज प्रमाण में बह रही है, हो रही है सब ऐसे। तो वो भी माप करने में कैसे बैठेगा, समझे कि नहीं? आधार मापना है। मैंने पहले कहा है गति इस प्रकार की हो जिसके माध्यम से मापन किया जाए, जिसके मापन के आधार पर गणना की जाए। ध्यान रखिए, पहले मापन आएगा फिर गणना आएगी। आप नहीं माप सकेंगे तो गिन नहीं सकेंगे। जैसे वायु की गति को आजकल मापा है, तो हमेशा ही मौसम विभाग वाले कहते हैं कि साहब अभी एक जो है साइक्लोन आएगा, वो साइक्लोन अभी आज जो है 100 की गति से है,
2 घंटे बाद बोलेंगे 150 की गति से हैं, 4 घंटे बाद 10 घंटे बाद बोलेंगे कि नहीं 150 नहीं 180 की गति से हैं। तो कांस्टेंट कंटिन्यूटी उसमें अखंड धारा में संभव नहीं है, ये हम समझ सकते हैं। अब आप देखिए अग्नि की गति को हम नहीं माप सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। जो फ्लेम जिस तरह से चले तो उसके अंदर सबके अंदर मात्रा प्रमाण कम ज़्यादा प्रमाण में रहेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। ध्वनि की बात हमने कर ली, कम ज़्यादा जिस तरह से होगा वो कैसे हम कर पाएंगे। तो ध्वनि के अंदर भी कम ज़्यादा होगा। प्रकाश के अंदर की बात है, अखंड धारा कैसे बैठ पाएगी, ये भी बात आपने देखा है। क्योंकि प्रकाश किसका लेना, आपने देखा है बिजली का प्रकाश भी तो होता है ना। अब बिजली गिरती है, कितना समय लगता है, कितने समय में कितना प्रकाश फैल जाता है और कितनी जल्दी फैल जाता है। तो क्या बिजली का कांस्टेंट कंटिन्यू ऐसा अखंड धारा में रहना संभव है? जी नहीं, तो ये भी संभावना नहीं बन रही है। चलिए, नदी के पानी की गति आप माप ले सकते हो, ले सकते हैं हम। अब कोई नदी कहां से बहती हो, तो नदी को कितना स्लोप मिल रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। आ रहा है ख्याल में आपको? तो मेरे को बता दीजिए। नहीं, मैं दे रही हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नदी के पानी की गति है, क्या ये गति त्रिकाल नित्य है, क्या ये गति निरंतर अखंड धारा में है? पहले ये देखना है आपको। ऐसी स्थिति के अंदर हम कैसे समझेंगे? अब नदी के पानी को जिस प्रकार का स्लोप मिलेगा, जितना स्लोप मिलेगा, जैसा स्लोप मिलेगा, उस हिसाब से इसकी गति होगी। अब आप ये कैसे मापेंगे? तो ये जो धारा चल रही है, अब इस धारा को आप देख रहे हो, हम इससे मापन कैसे करेंगे? अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए जस्ट आई एम आस्किंग ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यू कैन थिंक ओवर इट। आप पहले इस पर सोचते जाइए। अकॉर्डिंग टू द स्लोप है। अब मान लिए कि हमने जैसे जो है फॉल्स जो होते हैं साहब, अगर ये पहाड़ है पूरा और यहाँ से आया हुआ पानी यहाँ से गिर रहा है, तो ये नदी की धारा से भी पानी का प्रवाह ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसमें गति जितनी रहेगी और फॉल्स के अंदर जितनी गति रहेगी, उसमें तो आसमान जमीन का फर्क रहेगा। तो क्या करेंगे? और कभी कभी नदी के अंदर फ्लड आ जाता है, तब क्या करेंगे? आप समझ रहे हैं बात को? मतलब कांस्टेंट कंटिन्यूटी जो है अखंड धारा की एक सरीखी कैसे रहेगी साहब? कभी तो नदी के अंदर पानी का फ्लो ज्यादा आ गया, बारिश हुई तो नदी एकदम उफान पर आ जाती है, कभी सूख गई। गर्मी के दिनों में तो मापन कैसे? खाली धरती पर बनी हुई धारा मत देखिए, पानी की निरंतरता बहती हुई वो गण। अब उसको गणना मापना करना कैसे करना है साहब? आप बोलिए बारिश की गति लीजिए, क्लाउड्स में से बारिश का पानी गिरता है, चलिए ठीक है, लेकिन बारिश कोई 300 तो नहीं रहेगी, कैसे मापेंगे हम? सवाल ही नहीं खड़ा होता है। ऐसी स्थिति के अंदर अब ये गति नहीं बैठती है। इधर आप देखिए सूर्य चंद्र आदि की गति, इधर देखिए ग्रह नक्षत्र आदि की, इधर देखिए समुद्र की। क्या है, हमने गति कारक निमित्त लिए। ये आप समुद्र की गति में क्या होगा? अब जिस तरह से समुद्र की गति में लहरें जो है उठेगी, लहरें चलेगी साहब, अब ये समुद्र की गति है, लेकिन इसकी निरंतरता अखंड धारा त्रिकाल नित्य बनी रहेगी क्या? लेकिन आप सभी जानते हो कि समुद्र के अंदर लहरें
3 घंटे तो ज्वार चलता है, फिर 3 घंटे भाटा चलता है। तो कैसे 3 घंटे तो पानी ओवरफ्लो होकर के किनारे पर आ जाएगा, बड़ी बड़ी लहरें आ जाएगी, और फिर वापस 3 घंटे के बाद तो बिल्कुल फ्लो बंद हो जाएगा। तो ये भी संभावना नहीं बन रही है कि आप समुद्र की गति को भी समझ जाओ, देख लो, ये संभावना बनती। अब आप गति कारक और कोई दिमाग में आ रहे हैं आपके साथ? चलिए, अब आपने ली कौन सी? जीवात्मा की गति। अब जीवात्मा कब गति करे, कब न करे, अब इसका क्या करेंगे? पृथ्वी काय में गए हुए जीव जो है वो तो गति नहीं करेंगे। पाषाण के रूप में, पत्थर के रूप में, धातुओं के रूप में, अब उनकी गति तो नहीं होगी। तो हम किस जीव को लें साहब? पहली बात ये, किन जीवों की गति हम पकड़ें? मनुष्य दौड़ता है, उसकी गति लेना है। जैसे कि आप देख ले, ओलंपिक्स के अंदर रेस होती है 1000 फीट की, या दूसरी अलग अलग रेसें होती है। कोई कितनी तेज दौड़ेगा, कोई कम दौड़ेगा। क्या घोड़ा दौड़ता है, उसकी गति लेवें? क्या पक्षी दौड़ उड़ते हैं, उनकी गति लेवें? तो किसी की भी गति एक सरीखी तो नहीं रहेगी। अब यहाँ पर क्या है? 2 शब्द है, ये जीव भी है और आत्मा। तो जीव का मतलब क्या हुआ और आत्मा शब्द का मतलब क्या हुआ? बोलिए जैन साहब। नहीं, चलो चोरडिया जी कैसे बोलेंगे? महाराज जीव हो गया शरीर के साथ, और आत्मा बिना शरीर के। आपको तो आज फर्स्ट क्लास पहले ही ना मारा है। तो आगे जीव जो है, जो शरीरधारी है, जिस जीव ने जैसा शरीर बना लिया है, अब उसकी गति हम कैसे पकड़ें? कौन सा जीव ऐसा है जिसने शरीर धारण किया और वो कैसे जो है इस प्रकार से गति करेगा? क्या संभावना है, ये हमको देखना है। फिर अगर हम आत्मा की गति देखें तो आत्मा जब, कौन सी गति आत्मा की लेना, ये बोलिए साहब। आत्मा कर्माधीन होकर के मृत्यु के बाद गति करे, वो गति लेना है, या आत्मा कर्म रहित होकर के जो गति मोक्ष गमन के समय की गति करे, वो लेना है। दोनों गतियों में फर्क है कि नहीं? बोलिए माता जी। साहिब जी, मोक्ष में जो जाने वाली गति होगी वो बिल्कुल सीधी होगी, और दूसरी गति में वो एक समय का, जैसे अगर वो मुड़ता है तो उस समय का टाइम लगे, जैसे कि विहायों को गति कहते हैं। अब आप ये देखना है कि किसी के मृत्यु के पश्चात कोई यहाँ से यहाँ गति करता है, तो वो अपने तरफ से जहाँ जन्म लेना है उस हिसाब से विग्रह करेगा। विग्रह करेगा तो यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? ये उसके कर्म के अधीन गति है। यहाँ का शरीर तो मरने समय छोड़ दिया है, लेकिन अब उसके साथ कार्बन शरीर है। कार्बन शरीर के अंदर विहायो गति नाम कर्म की प्रकृति साथ में है, और वो गति करा के ले जा रही है जीवात्मा को। ध्यान रखिए, पहले वापिस बोलता हूं, गति आत्मा ही कर रही है, लेकिन वो जो विहायो गति नाम कर्म है, वो कहां से कहां तक ले जाना है, कहां से कहां पहुंचाना है, उस बीच में आकाश प्रदेश के माध्यम से जाएगी, तो कितनी गति उसको करनी है, ये उसको देखना है। तो कर्माधीन स्थिति है। अब कर्म के अधीन स्थिति में सभी जीवों की गति एक सरीखी, एक प्रमाण में अखंड रहेगी क्या? ये भी संभावना नहीं बैठती है। अब जब जो जीव गति करने वाला है, तो इसकी ज्यादा फास्ट है कि इसकी ज्यादा फास्ट है? इधर देखिए आप, ये दोनों जो है हम देख रहे हैं, तो आपको ये ख्याल आ जाएगा। अब जिसको ज्यादा वक्र करना है, उसकी गति उसकी अपेक्षा बिना वक्र के सीधे जाना है, उसकी गति और ज्यादा फास्ट होगी।
इसको एक समय में जाना है, इसको 3 समय में जाना है, ये फर्क पड़ जाएगा। तो ये भी बात बैठती है कि नहीं बैठती है, ये देखना है। बोलिए साहब, अब आपको ख्याल आ रहा है? तो इस स्थिति के अंदर अब यहां से अगर हम आत्मा की मोक्ष गति को मापन करें, ये आत्मा है और सीधे मोक्ष में जा रही है, बरोबर है? आप देख रहे हो, जब मोक्ष में जाती है तो बरोबर एक ही समय में जाएगी, कोई ना नहीं है। लेकिन अब कोई मोक्ष में जाए न जाए, आज जाए, कोई कल जाए, कोई 1 महीने तक कोई ना जाए। अब भरत ऐरावत क्षेत्रों में तो इतने वर्षों तक, 84,000 वर्ष तक तो कोई मोक्ष में नहीं जाएगा। 5 भरत क्षेत्र में, 5 ऐरावत क्षेत्र में अब तो मोक्ष में जाने वाला संभव नहीं है था। हाँ जी, महाविदेश से जा रहे हैं, आज भी जा रहे हैं, 5 महाविदेश से जा रहे हैं, कोई ना नहीं है। लेकिन अब 5 महाविदेश में आज कोई न गया, 1 दिन तक कोई नहीं गया, 2 दिन तक कोई नहीं गया, तो क्या करेंगे? अब कौन जाएगा मोक्ष में? जिनके 8 कर्म क्षय हो जाएंगे वही तो जाएगा, बाकी तो नहीं जा सकते हैं। तो अगर कल 2 दिन तक कोई महाविद्या में नहीं गया तो क्या करेंगे? तो ऐसे गति को, अब ये गति की, इस गति को मापना कैसे? क्या हो गया? क्या हो गया नरेंद्र जी, वीडियो नहीं आ रहा है? अजय, अच्छा, नहीं आपने लिख के भेजा ना। तो ये मैं कहता हूं कि अब ये मोक्ष में जा रही है आत्मा, इधर देखिए। तो मोक्ष में जाते समय इसकी गति हुई, ये किसने मापा है? ये मापने का साधन क्या है? अगर केवल ज्ञानी न कहे तो हम कैसे समझेंगे कि एक समय में मोक्ष में गई कि नहीं गई? 1 समय लगा कि 2 समय लगा कि 3 समय लगा, कि कैसे समझेंगे हम? अब फिर मोक्ष में नहीं गए तो फिर गति बंद हो जाएगी। तो ये भी बात नहीं बैठ रही है। मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान में है सबको? आपको गति कारक ऐसे जितने विकल्प है सब समझ लीजिए। किसके कारण काल गणना अखंड धारा में बैठ सकती है, वो सभी विशेषण लगाने हैं और उनके अंदर त्रिकाल नित्य, त्रैकालिक शाश्वतता जोड़नी है। निरंतरता होनी चाहिए, नियति एक अखंड होनी चाहिए, कम ज्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जिसके कारण आधार पर हमको काल का मापन करना है, मापन के बाद गणित करना है, गणना करनी है। ये विशेषता हमें देखनी है। तो ये बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है? अब इसके साथ अगर हम ये सोचे समझे कि नहीं, चलो भाई जीवात्मा की गति क्या हुई? दोनों प्रकार की, 3 प्रकार की। एक तो देहधारी जीव, दूसरा है सकर्मी आत्मा, बिना देह के, स्थूल देह नहीं, और तीसरा है कि सर्वथा कर्म रहित आत्मा की मोक्ष गति। तीनों के अंदर एक धारा अखंडता त्रैकालिक शाश्वत रूप में नहीं बैठ रही है। अब चलिए हम यहां से ये ले लेते हैं कि क्या परमाणु की गति को लेकर के आधार बनाएं। अब परमाणु भी गति करता है, ये भी गति करके एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है। अब इसकी गति को कैसे देखेंगे आप? तो परमाणु जिस तरह से गति करे और परमाणु जिस तरह से गति करके अपनी तरह से जाए आवे, अब एक परमाणु जाएगा, ध्यान रखिए, ध्यान से समझिए, एक परमाणु जाएगा, 2 परमाणु इकट्ठे होकर जाएंगे, 3 परमाणु इकट्ठे होकर जाएंगे, 10 परमाणु इकट्ठे होकर पिंड रूप में जाएंगे, एक स्वतंत्र अखंड परमाणु जाएगा, यह परमाणुओं का समूह बनकर स्कंध जाएगा। तो स्वाभाविक है कि एक परमाणु की गति, 2 परमाणुओं की गति, 3 परमाणुओं की गति, 5 इकट्ठे परमाणुओं की गति, सब में फर्क आएगा?
मेहता जी बोलिए। सब में फर्क आएगा सर, क्यों आएगा? क्योंकि उसमें वजन है, भार है, हाँ, और उसकी बहुत अच्छा, आपको पहला प्राइज आया। ये बात निश्चित है कि भार किसका होता है? पुद्गल द्रव्य का ही है। मास एंड वेलोसिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पुद्गल द्रव्य की है, अन्य किसी द्रव्य की तो है नहीं साहब। तो कैसे करेंगे? तो वो भी संभावना नहीं बैठ रही है, सोचिए समझे कि नहीं। परमाणु, परमाणु समूह, अब परमाणु समूह की गति हम जब बैठाएंगे तो मापन करने का तरीका क्या आएगा? ये जो आप देख रहे हो कि इसके अंदर ये आकाश प्रदेश, अब इन आकाश प्रदेशों के अंदर जो है जिस तरह से ये आपने लिया है, तो 14 राजलोक में मैं इतना ही बना रहा हूं, पूरा नहीं बना रहा हूं, ध्यान दीजिए। तो अब यहां से निकला हुआ परमाणु यहां तक आए, ये एक सिंगल परमाणु आया, ये 2 परमाणु आए, ये 10 परमाणु आए, ये 20 परमाणु आए, ये 100 परमाणु इकट्ठे आए। ख्याल आया कि नहीं? अब कितने परमाणु, अब कितने परमाणुओं का समूह, तो इसकी गति में, इसकी गति में, इसकी गति में समय बदल जाएगा। आ रहा है ध्यान में आपको? अब इसमें एक सरीखा समय रहना संभव नहीं है। अब यहां पर हमको ये देखना है कि अगर ये तो नहीं है, लेकिन अब बचे कौन? 2 है, ग्रह नक्षत्र और पृथ्वी आदि। तो थोड़ा सा पृथ्वी आदि को लेकर के आप देखेंगे, तब आपको ख्याल आ जाएगा। फिर ध्यान देना, उन्हीं विशेषणों के साथ समझ करके देना है। ये क्या है? हाँ जी, चलिए, वही लिया ना उसमें से। हाँ, थोड़ा पृथ्वी के नीचे क्या है? अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आएगा। तो चलिए बिना देरी के बस हमारा सौरमंडल सूर्य इसमें आवाज क्यों नहीं है? आवाज जा रही है? छुप गए, उनके आवाज बढ़ा दी। उनका पिंड, इन सभी को मिलाकर हमारा सौरमंडल बना है। सौरमंडल के बीच हमारा सूर्य और सभी ग्रह छुप गए। बंद है, बंद कर दिया, आवाज बंद कर दिया तुमने। इन सभी बहुत बड़ा है हमारा सूर्य का व्यास 13,927 मिलियन किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर, यानी सूर्य में 30 लाख। आवाज आ रही है सबको? वॉइस नहीं वॉइस महाराज साहब, आवाज नहीं आ रही है, ओनली वीडियो दिखाई दे रहा है। आवाज क्यों नहीं जा रही? वॉइस शेयर नहीं किया ना, हाँ, वॉइस शेयर नहीं किया, आप समझेंगे ना। नहीं नहीं, वॉइस शेयर कर, पहले से वापस रिपीट कर। आ रही है आवाज? आ रही है? नहीं महाराज साहब, आवाज नहीं आ रही है। वॉइस क्यों नहीं जा रही है? वॉइस का आवाज आ रही है, वॉइस नहीं, आवाज आ रही है। अभी आ रही है? आपकी आवाज आ रही है महाराज साहब, लेकिन ये वीडियो की आवाज नहीं आ रही है। The video noise is there. There is a lot of noise, but we can't hear the commentary. शेयर साउंड है। पृथ्वी के नीचे क्या है? अगर उस वीडियो को ये क्या बोल रहे हैं? यू हैव टू माइट वन म्यूट सिस्टम। देखा है तो उस वीडियो का लिंक म्यूट वन सिस्टम क्या बोल रहे हैं? 2 मिनट
साउंड शेयर किया ना फिर भी नहीं हो रहा। मैं क्या बोल इधर से सुना गया? दोनों इधर से करता हूँ शेयर साउंड। यह है सौर मंडल। यह हमारा सौर मंडल सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, इन सभी को मिलाकर हमारा सौर मंडल बना है। सौर मंडल के बीच में स्थित है हमारा सूर्य और सभी ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, यह सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है और इन सभी ग्रह से बहुत बड़ा है हमारा सूर्य। सूर्य का व्यास 13,927 मिलियन किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी का व्यास 12,742 ही किलोमीटर है। यानी सूर्य में 30,30,000 पृथ्वी समा सकती है। इसका सरफेस आग का जलता हुआ गोला के रूप में नजर आता है और सूर्य में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के कारण सूर्य के ऊपरी सतह पर बहुत बड़ा विस्फोट होते रहता है, जिससे हर वक्त ऊर्जा निकलती रहती है। उस ऊर्जा का बहुत ही छोटा सा अंश हमारे पृथ्वी पर लाइट वेव और रेडिएशन के रूप में आती है। सूर्य के ऊपरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है और सूर्य के अंदर के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस रहता है। और हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सभी ग्रह सूर्य की निश्चित दूरी या निश्चित कक्षा में एक ही लाइन पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी चारों ओर घूमता है। यह जो आपको बहुत सारे लाइनें दिख रहे हैं, यह सब काल्पनिक लाइनें हैं। वास्तव में ये लाइन नहीं है। यह लाइन आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए कक्षा को दर्शाती है और इसी अलग अलग कक्षा में सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह परिक्रमा करता है। सभी ग्रह का कक्षा सूर्य के दूरी के अनुसार अलग अलग होता है। पहला कक्षा यानी सूर्य के नजदीक का कक्षा पर परिक्रमा करने वाली ग्रह का नाम है बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य से 7 करोड़ किलोमीटर दूर से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। बुध ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिनों का समय लगता है। अपनी जगह पर घूमने में 58 दिन लगता है और अपने अक्ष पर बहुत धीमा घूमता है। बुध ग्रह पृथ्वी से बहुत छोटा है। बुध ग्रह का व्यास 4880 किलोमीटर है। बुध ग्रह को सूर्य अस्त होने वक्त नंगी आंखों से देखा जा सकता है। बुध ग्रह पृथ्वी से छोटा होने के कारण बुध ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल भी कम होता है। अगर पृथ्वी पर आपका वजन 100 किलोग्राम है तो बुध ग्रह पर आपका वजन 38 किलोग्राम ही रहेगा। बुध ग्रह से सूर्य को देखने पर सूर्य 3 गुना बड़ा दिखेगा। बुध ग्रह की अंदर की संरचना कुछ इस प्रकार से है और सूर्य से दूसरी कक्षा में आता है शुक्र ग्रह। यह ग्रह सूर्य से 10 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर है। शुक्र ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 224.7 दिन लगते हैं और अपनी जगह पर घूमने में 243 दिन लगते हैं। शुक्र ग्रह का व्यास 12,092 किलोमीटर है। शुक्र ग्रह को भी खुली आंखों से देखा जा सकता है। शुक्र ग्रह लगभग पृथ्वी के साइज का है। There is a fire in the building. Please rescue Kiran first. Help Kiran before helping your. शुक्र ग्रह की अंदर की संरचना कुछ इस प्रकार से है और सूर्य से तीसरे स्थान पर है हमारी पृथ्वी। सूर्य से 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 1 वर्ष का समय लगता है और अपनी जगह पर घूमने में 1 दिन का समय लेती है। पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कुछ इस प्रकार से है और सूर्य से चौथे स्थान पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली इस ग्रह का नाम है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह सूर्य से 23 करोड़ किलोमीटर दूर है। मंगल ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 1 साल 322 दिन लगते हैं और अपनी जगह पर घूमने में 39 मिनट का समय लगता है।
मंगल ग्रह का व्यास 6,794 किलोमीटर है। मंगल ग्रह लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह पृथ्वी से छोटा है, इसलिए इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी कम है। पृथ्वी पर 100 किलो का आदमी मंगल ग्रह पर 37 किलो का ही रहेगा। मंगल ग्रह का आंतरिक संरचना कुछ इस प्रकार से है और सूर्य से 5वें स्थान पर आने वाली इस ग्रह का नाम है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह सूर्य से 77,83,40,821 किलोमीटर दूर सूर्य का चक्कर लगाता है। बृहस्पति ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 11 साल 317 दिन लगते हैं और अपनी जगह पर घूमने में 9 घंटे 56 मिनट का समय लगता है, जो कि सभी ग्रह से तेज और जल्दी घूमता है। यह ग्रह पृथ्वी से 318 गुना बड़ा है। बृहस्पति ग्रह इस सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह का व्यास 1,42,984 किलोमीटर है। बृहस्पति ग्रह अकेले सभी ग्रह के कुल द्रव्यमान से भी ज्यादा है। बृहस्पति ग्रह के आंतरिक संरचना कुछ इस प्रकार से है और सूर्य से 6ठे स्थान पर आता है शनि ग्रह। शनि ग्रह सूर्य से 142,66,66,400 किलोमीटर दूर है। इतना दूरी से सूर्य का एक चक्कर लगाने में 29 साल 175 दिन लगते हैं और अपनी जगह पर घूमने में 10 घंटे 40 मिनट का समय लगती है। शनि ग्रह का व्यास 1,16,460 किलोमीटर है। शनि ग्रह में रिंग होने के कारण देखने में सभी ग्रह से अलग लगती है। अगर शनि ग्रह के रिंग की बात करूं तो ग्रह से 6,630 किलोमीटर ऊंचाई से ऊपर 1,20,700 किलोमीटर दूर तक है और चौड़ाई में सिर्फ 20 मीटर तक ही फैला हुआ है। और शनि ग्रह के अंदर की संरचना कुछ इस प्रकार से है और सूर्य से 7वें स्थान पर आने वाला ग्रह है अरुण ग्रह। अरुण ग्रह सूर्य से 300 करोड़ 65,80,000 किलोमीटर दूर है। वरुण ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 84 साल लगता है और अपनी जगह पर घूमने में 17 घंटे 14 मिनट लगते हैं। वरुण ग्रह का व्यास 51,118 किलोमीटर है। अरुण ग्रह को भी शनि ग्रह के जैसा एक छोटी सी रिंग है और सूर्य से 8वें स्थान पर और आखिरी कक्षा में वरुण ग्रह है। यह ग्रह सूर्य से 439 करोड़ 83,96,044 किलोमीटर दूर है। वरुण ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 60,190 दिन लगता है, जो सभी ग्रह से अधिक टाइम है और अपनी जगह पर एक चक्कर लगाने में 16 घंटे 12 मिनट लगता है। वरुण ग्रह दिखने में नीला दिखता है। यह थी सौर मंडल में सूर्य और ग्रह के बारे में जानकारी। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सौर मंडल के उपग्रह के बारे में। और हाँ जी, ये जो आपने देखा अभी, ये इट इज़ ऑलरेडी एनिमेटेड इन द साइंस के अंदर भी ये भी जिस तरह से इन्होंने बनाया है या किया है तो वो भी एनिमेटेड है, या साइंस के अंदर भी इमेजिनेशनरी थिंग्स वो किस तरह से एनिमेशन करते हैं स्टूडियो के अंदर, वो बातें अलग अलग हैं। अब इस तरह से जो भी है ये आपने देखा है, अब इसको हम जैन दृष्टिकोण से तो और अलग समझेंगे, तब हमको ख्याल आएगा ये इनका साइंस का विषय है। अब कंपैरेटिव स्टडी करके हम जैनिज्म के साथ देखेंगे तो दोनों बातें बिल्कुल डिफरेंट अलग ही हो जाएगी। लेकिन अब आज मैं यहाँ पर ही रुकता हूँ। अभी तक मेरी इंट्रोडक्शन जो चल रही है काल गणना के बारे में, मैंने सब ऑप्शंस आपको बताए। अब आप जस्ट थिंक ओवर इट, आप इसके ऊपर और चिंतन मनन करिए, फिर आपको ख्याल आएगा कि क्या किस तरह से सही बैठता है, किस तरह से सही नहीं है,
ये हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो मैं प्रश्न पूछूं तो अभी जिसको पूछना है पूछिए, 2-3 मिनट है। 2 मिनट पूरा कर। हाँ जी बोलिए, किसको पूछना है? चोरडिया जी बोलिए। महाराज, जो आत्मा अपना कर्म कह के जब वो मोक्ष की तरफ जाती है, आप बताएं कि एक समय हाँ, हाई स्पीड से जाती है तो वहां पर जाके लोकांत में धक्का नहीं लगता है क्या? वो तो जाएगी तो धक्का लग जाएगा ना। लोकांत जो है ना, धक्का लगेगा। जैसे यहाँ आएगी ना तो ये लोकांत भाग में जाके टकराएगी। जिस फोर्स से आएगी तो वहां जाकर के टकराएगी। लेकिन अब लोकांत तो अजीब है ना, ये लोक का अंत भाग आ गया, अब ये अजीब है। अब इसको क्या होने वाला है? आपके घर में अभी बैठे हो, बॉल फेंक के देखो, ऊपर जो सीलिंग है उसके ऊपर बॉल फेंक के देखो, क्या होने वाला है? तो यहाँ आकर के वो रुक जाएगी। बात इतना सा है, वो रुक जाएगी, समझिए। ये भी तो वहां आकर के उसको रुकना पड़ेगा। हाँ, जाना तो उसके इतनी गति से है, लेकिन अब वो भी तो हम पदार्थ विज्ञान में तो सीख चुके हैं ना, वो भी तो समझ चुके हैं कि आत्मा का एक भी प्रदेश खंडित होता ही नहीं है, आत्मा कभी नष्ट तो होनी ही नहीं है, जाएगी वहां पर स्थिर हो जाएगी। अब उसको वहीं रहना है। तो ये में जैसे कि आप देखेंगे, बात क्या है कि आत्मा वहां पहुंच गई, यहाँ से पहुंचकर जाकर वहां रुक गई, तो उसको हमेशा परमानेंट वहीं रहना है। अब लोक के ऊपर तो जाने की संभावना नहीं है। ये आप ये कहो कि लोक के ऊपर पहुंच जाए, वो तो है ही नहीं गति। लेकिन सवाल किस विषय, वो मत देखिए। यहाँ पर हमको गति मापन और इतनी अखंड गति को मापना, और फिर उसके साथ में पूरी गणना करके काल की व्यवस्था बैठाना, द होल टाइम साइकिल। कंसेप्ट क्या चल रहा है वो ध्यान में लीजिए पहले। बोलिए राहुल जी। हाँ साहिब जी, निरंतर, अखंड, नियत, त्रैकालिक और पांचवा क्या है साहिब जी? आपने ध्यान नहीं दिया क्या? निरंतरता रहनी चाहिए, नियत रहनी चाहिए, निश्चित रहनी चाहिए, मापसर उतने ही प्रमाण में रहनी चाहिए, और त्रैकालिक शाश्वत रूप में चलती रहे। सब नियति भी उसी प्रकार की होनी चाहिए, कोई कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, सब तब चलेगी बात। हाँ जी मेहता जी बोलिए। साहब जी, अभी चोरडिया जी ने जो बताया उसी के संदर्भ में, आत्मा जब सिद्ध होके ऊपर जाती है तो वो धर्मास्तिका का जो सबसे एंड में जो आकार प्रदेश आएगा, वो प्रदेश तक ही जाएगी, वहीं से वहीं तक खड़ी रह जाएगी। बस बस, बात सही है। तो ये जो है गति तो वहां तक ही होगी, स्थान तो बराबर है, धर्मास्तिका वहां तक ही है, आकाश तो आगे है। गति करना है आकाश प्रदेशों के आधार पर, सहायता लेनी है धर्मास्तिकाय के आधार पर, और धर्मास्तिकाय यहाँ तक ही है। आकाश तो आगे भी है, लेकिन धर्मास्तिकाय न होने के कारण गति नहीं हो सकती, इसलिए आत्मा को रुकना वहीं पड़ेगा। आप दूसरे विषय में मत जाइए। मैं क्या समझा रहा हूँ, कंसेप्ट यह है, इस गति की अखंडता, निरंतरता, नियति, त्रैकालिकता, शाश्वतता, ये सारे प्रमाण जो है अगर मिले तो हम गति के आधार पर इसको माप करके बनाएं, लेकिन वैसा मापन हो नहीं पा रहा है। बात इतनी सी है। आ रहा है ख्याल में? चलिए 1-2 मिनट में हम दूसरी क्लास चालू करेंगे। आप नेक्स्ट क्लास तक ये सोच लेना, विचार कर लेना, सबको ध्यान में आ जाए। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सर्वसाहुणम, एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्रात्य, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम,
साहुमङ्गलं केवली पन्नत्तो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तम अरिहन्ता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नत्तो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शा